Hello, everyone. Our today's topic is elasticity of demand. This concept was given by Professor Marshall in his book Principles of Economics. What is the concept of elasticity? It refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting the demand. अगर हम सिर्फ इलास्टिसिटी को देखें तो वो क्या होता है? इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, हाउ रिस्पॉन्सिव इज माई डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्टर जिसके रिस्पेक्ट में हम डिमांड को मेजर कर रहे हैं या देख रहे हैं. दैट इज, अगर हम यहाँ पे प्राइस के रिस्पेक्ट में देखें तो प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज हो रही है, या फिर अगर हम इनकम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इनकम के रिस्पेक्ट में कितनी डिमांड हमारी चेंज हो रही है, कितना परसेंटेज चेंज हमारी डिमांड की क्वांटिटीज में आ रहा है. सो दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. देर आर ओनली 3 क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, राइट. मैंने यहाँ फैक्टर्स ऑफ डिमांड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना, तो हम सारे नहीं यूज कर सकते बिकॉज पॉपुलेशन को और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस को, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते अच्छे से. तो हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के. तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 काइंड्स. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब हम डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब हम डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस उसके रिलेटेड गुड्स के रिलेशन में देखेंगे. एंड देन इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम इनकम के रिस्पेक्ट में डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द ओन गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. So what is price elasticity of demand? It is simply degree of responsiveness of demand for a commodity with respect to change in price of the same such commodity. ठीक है, कि हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड कितना चेंज ला रही है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इज माई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Price is the most important determinant of demand. So, elasticity of demand is sometimes also known as price elasticity of demand is sometimes also known as elasticity of demand or demand elasticity and simply elasticity. तो जनरली अगर सिर्फ elasticity भी लिखा आ रहा है तो उसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी है. अगर कोई और तरीके की इलास्टिसिटी होगी जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी या इनकम इलास्टिसिटी, तो इट विल ऑलवेज बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड. बट प्राइस इलास्टिसिटी को आप डायरेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? तो देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट इट. फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड एंड द सेकंड इज ज्योमेट्रिक मेथड. सो व्हाट इज परसेंटेज मेथड? इसको हम फ्लक्स मेथड भी कहते हैं या प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं या मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं. ये बस इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं. अगर एग्जाम में कभी इसके नाम से आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द सेम मेथड. ओके, सो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी? ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी हमें पता ही है, इसलिए हम बार बार पी नहीं लिखेंगे. तो इट इज द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, परसेंटेज, मैंने यहाँ चेंज लिखना भूल गई. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यू शुड गेट फेमिलियर विद दिस सिंबल्स. ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस डेल्टा इज चेंज. जैसे हम मैथ्स में चेंज के लिए इस डेल्टा को साइन ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं. तो इस इकोनॉमिक्स में भी हम सेम यूज करते हैं. क्यू डी आई विल बी यूजिंग फॉर क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी आई विल बी यूजिंग फॉर प्राइस. ओके, तो इसके अंदर अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100. ठीक है, एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? ये वाला फिगर कैसे निकालेंगे? इट इज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालना है? सेम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. और चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? P1 माइनस पी, दैट इज न्यू प्राइस माइनस द ओल्ड प्राइस. इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. सो कैलकुलेट क्वेश्चन इज calculate price elasticity of demand if demand increased from 4 units to 5 units due to fall in price from rupees 10 to rupees 8. Okay,
तो आप एग्जाम में भी सेम ही इसी तरीके से इसको लिख सकते हो कि सबसे पहले आप यहाँ लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, देन यहाँ पे आप लिखो प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में आप यहाँ लिखो ओरिजिनल एंड देन न्यू। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ योर स्मॉल टेबल। ठीक है, देन व्हाट इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 4। अब वो इंक्रीज होके क्या हो गई है 5 हो गई है यूनिट्स। एंड देन प्राइस में क्या चेंज आया है 10 रुपीज से वो 8 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो रही है सिंपली, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत हमें है नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या था, प्राइस ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके लिए मुझे सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना होगा। हमेशा जब भी आपको चेंज निकालना हो किसी भी चीज में, तो चेंज इज ऑलवेज न्यू फिगर्स माइनस द ओल्ड फिगर्स। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी Q1 माइनस Q। Q1 इज न्यू। ठीक है, मैं जब भी कोई न्यू वैल्यू लिखूंगी तो वो Q1 होगी। ओ Q इज ओरिजिनल वैल्यू, तो 5 माइनस 4 चेंज आया 1। तो मेरे चेंज इन डेल्टा QD का वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, देन अब मुझे चेंज इन प्राइस देख लेती हूँ। चेंज इन प्राइस इज सॉरी P1 माइनस P, दैट इज P1 इज न्यू प्राइस एंड P इज ओल्ड प्राइस, तो न्यू माइनस ओल्ड। 8 माइनस 2 इज चेंज इन P विल बी -2। हम इलास्टिसिटी के अंदर ये नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव साइंस सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन हमेशा एक ना एक में तो आएगा, या तो प्राइस में आ जाएगा या क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगा। तो यू कैन इग्नोर दिस साइन हियर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, बट हमारा फॉर्मूला में तो परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और हमने सिर्फ चेंज निकाला है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, वो इट विल बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल प्राइस। किससे चेंज हुआ है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी से चेंज हुआ है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी इज Q इंटू 100। इंटू 100 से हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी, तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, चेंज हमने अभी निकाला है 1 अपॉन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल इज 4 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 25। देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना हो तो मुझे इट विल बी सेम डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो यहाँ कितना चेंज आया था -2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10 रुपीज इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट, 2 इंटू 10 इज -20। तो परसेंटेज चेंज हमारा ये आ गया। अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी वो आ गई हैं। तो फॉर्मूला तो ये रहा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू कितनी है 25% अपॉन दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस -20%। ओके, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ओके, एंड देन 4 1 ज़ा 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, तो 4 2 ज़ा 8 एंड देन 5। तो वैल्यू आई है -1.25। माइनस कहाँ से आया ये, क्योंकि इसकी P की वैल्यू माइनस में थी। तो दिस इज माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आई -1.25। हम ये माइनस क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं सिर्फ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारी ईडी की वैल्यू आई है 1.25। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें समझ में आ गया। जब भी देखो, अभी हम फिगर्स भी देखेंगे कि ईडी की वैल्यूज के मतलब क्या होते हैं, अलग अलग के मतलब। जब ईडी की वैल्यू, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 आती है, तो इट मीन्स इन इलास्टिक है आपकी डिमांड। ओके, और जब आपकी ईडी की वैल्यू 1 आती है तो हम उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, एंड देन जब हमारी ईडी की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तब हम उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, हाईली इलास्टिक। And when it is less than 1, then it is known as less elastic. Okay, or relatively lesser elastic. I hope it is clear. ये आपको
याद होना चाहिए। बट अगर अभी आज याद नहीं है तो आज सिर्फ हम कैलकुलेशंस पे ही फोकस करेंगे। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे और डिटेल के अंदर। तो आज हमें हमने क्या सीखा, सिर्फ वी लुक्ड एट द फॉर्मूला, हमने देखा इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है और हमने फार्मूला लिया है कि परसेंटेज चेंज मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी की वैल्यूज क्या आई हैं। तो फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट किए एंड देन वी फाउंड द वैल्यू। ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट मेथड। बट मैंने तो बोला कि परसेंटेज मेथड का ही दूसरा नाम प्रोपोर्शनेट मेथड है, फ्लक्स मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। जब हम परसेंटेज मेथड के फॉर्मूला को ओपन अप कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली खोल देते हैं तो वो प्रोपोर्शनल मेथड बन जाती है। कई लोग इसको अपने आप में एक अलग मेथड भी कहते हैं या फिर कुछ लोग उसको सेम ही मेथड भी मान लेते हैं। तो आंसर विल बी द सेम। हम देखते हैं, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनेट मेथड का क्या फॉर्मूला हुआ, फिर मैंने उसी सेम फॉर्मूला को देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे कैलकुलेट किया था, यही फॉर्मूला था। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस थी वहां पे। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है। तो अब हमने 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर से ये आपस में कैंसिल हो गए। देन चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी सामने, तो इट विल बिकम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है। तो दिस इज माई अनदर वे ऑफ पुटिंग द सेम मेथड। ओके, उस सेम मेथड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। देन अब इसके अंदर क्या है, क्यू क्या है, क्यू स्टैंड्स फॉर, ये जो सिर्फ मैंने क्यू लिखा है, इट इज माई इनिशियल क्वांटिटी, मैंने ऊपर भी बताया था। Q1 is the new quantity and then P is initial price. P1 is my new price. Then delta Q is, that is change in Q. Q1 minus Q. Delta P is P1 minus P. आई होप इट इज क्लियर। तो अब इस फॉर्मूला से भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने सेम ही एग्जाम्पल को नीचे पुट किया है, सेम क्वेश्चन है ये, इसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमारे प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ED इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ से हमने परसेंटेज बस हटा दिया है, इसलिए हम इसको सीधे प्रोपोर्शनेट मेथड कह रहे हैं। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, हमारी पहले टेबल बना लो फिर से। ऑलवेज मेक दिस टेबल एंड दिस मेक्स योर प्रेजेंटेशन वेरी क्लियर एंड यू विल गेट मोर मार्क्स, और आपको इजी खुद को भी कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, ये है हमारा प्राइस, ये है ओरिजिनल प्राइस एंड यहाँ पे है न्यू वैल्यूज। तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, पहले 4 था अब 5 हो गया है, प्राइस अब 10 था अब 8 हो गया है। ठीक है। तो जल्दी से डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू इज Q1 माइनस क्यू, दैट इज 5 माइनस 4 तो 1। डेल्टा P इज P1 माइनस P, दैट इज 8 माइनस 10, दैट इज माइनस 2। ठीक है। तो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन, ये वैल्यू आई थी माइनस टू इंटू ओरिजिनल प्राइस इज 10 रुपीज, 10 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इज 4। ठीक है। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो 4 अपॉन 5 फिर से 1.25, ये माइनस का साइन एज इट इज। सो माइनस का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इज माय ED की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पर भी सेम आंसर आया है, और ज्योमेट्रिक मेथड से भी हमारा, सॉरी ज्योमेट्रिक नहीं, परसेंटेज मेथड से भी हमारा सेम आंसर आया था, ये रहा माइनस 1.25। तो यू कैन सॉल्व बाय ईदर मेथड, जो वैल्यूज आपको दी हो, जो आपको इजी लगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको इससे ही कैलकुलेट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Then the other method is, the second method is geometric method. Geometric method is used to measure the elasticity at a point on the demand curve. इसके अंदर क्या होता है कि हम डिमांड कर्व को देखकर ही बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है हमारी, इलास्टिसिटी उसके ऊपर ही देख के बता सकते हैं। देन where there are infinitely small changes in price and demand, then geometric method is used. जब बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंजेस, पॉइंट पे माइक्रो चेंजेस आ रहे हैं, तब हम इस मेथड को जनरली यूज करते हैं। इसमें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही बता देंगे कि इलास्टिसिटी कितनी है, कम है या ज्यादा है।
ठीक है? तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है, पॉइंट मेथड भी कहा जाता है और आर्क मेथड भी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमांड कर्व। उसी के बेसिस पर तो ये मेथड बनी है कि हमारे जो डिमांड कर्व होता है, उस डिमांड कर्व के ऊपर अलग-अलग पॉइंट्स पे, सी दिस इज दिस पॉइंट ए बी सी डी ई, इन सारे अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी अलग शो करती है। ओके, तो हम यही कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। सो व्हाट इज माय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस मेथड से क्या फॉर्मूला होगा, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। देखते हैं लोअर अपर क्या है। ये हमारा डिमांड कर्व है सिंपली। ठीक है, मैंने इसको बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पर टच कर दिया है। तो ये कंप्लीट हमारा पी क्यू इज द डिमांड कर्व। वाई एक्सिस पे प्राइस है एज यूजुअल, एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल क्वांटिटी डिमांडेड है जो यूनिट्स में है। तो सपोज पॉइंट एन है, ओ सॉरी, पॉइंट एन पे मुझे कैलकुलेट करनी है कि क्या है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस पॉइंट एन से लेके जो क्वांटिटी डिमांडेड तक जो नीचे की तरफ है, दिस इज माय लोअर सेगमेंट, एंड पॉइंट एन से ऊपर पी की तरफ, दैट इज माय अपर सेगमेंट। तो हम उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे, सिर्फ हमें ऑब्जर्व ही करना है, हम ग्रेटर स्मॉलर ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। तो इसके अंदर हम बताएंगे क्या है। तो इसके अंदर सिग्नल्स पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होगा। सो दिस इज द सेम डिमांड कर्व, ओके, पी क्यू। अब इसके अंदर मैंने पॉइंट्स बना दिए, ये बी पॉइंट जो है ना, जो बी पॉइंट है, दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस पी क्यू डिमांड कर्व। ए इज अबव, वो तो हमें दिख रहा है, और सी इज बिलो। ठीक है, तो हम इसमें जो एग्जैक्टली मिडल में होता है उस पे होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है जिसको। तो वो क्या हुई, द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व विच इज बी। यहाँ पे द लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट। सो यहाँ पे लोअर सेगमेंट की वैल्यू क्या है, बी डी, सॉरी बी क्यू, अच्छा मैंने डी लिख दिया है क्या गलती से, सॉरी, बी क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है। ठीक है, जब मैं किसी भी सेम वैल्यू को आपस में डिवाइड करूंगी तो 1 ही आता है ना। मैं सपोज 10/10 कर दूंगी तो वैल्यू 1 ही आएगी। सो दिस इज माय यूनिटरी इलास्टिक, इट इज द मिड पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। देन हाईली इलास्टिक डिमांड की क्या केस होती है, इसके अंदर हाईली इलास्टिक डिमांड मींस कि प्राइस में छोटे से चेंज से हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आ रहा है। तो इट विल बी पॉइंट अबव बी, ओके, पॉइंट अबव बी बट बिलो पी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, क्यों, जैसे पॉइंट अबव बी क्या है, माई पॉइंट ए, राइट। तो माई पॉइंट ए की वैल्यू है ये, ए को देख लेते हैं, क्योंकि ए कहाँ है, इट इज अबव बी एंड बिलो पी, इससे तो ऊपर है और पी से नीचे होना चाहिए, तो ए ही है हमारा पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो हियर द वैल्यू विल बी मोर देन 1, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं पॉइंट ए के लिए देखूंगी तो लोअर सेगमेंट इज बिगर एंड अपर सेगमेंट इज स्मॉलर। तो इस केस के कारण क्या होगा, माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर, क्योंकि इससे मैं इसको बड़ी वैल्यू से, सपोज 10 से मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 2, राइट। तो मोर देन 1 ना, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। आई होप इट इज क्लियर। देन लेस इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होगा, पॉइंट बिलो बी बट अबव क्यू, बिलो बी बट अबव क्यू, सो माई पॉइंट सी विल बी माई लेस इलास्टिक डिमांड। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट इज स्मॉल, जब न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, लेस देन 1 है, तो दिस इज लेस इलास्टिक डिमांड। देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इट इज डिफरेंट देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब था 1 की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट, राइट, 1। बट परफेक्टली इलास्टिक के मतलब क्या है, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जहां पे अगर डिमांड कर्व टच करता है वाई एक्सिस को, तो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज माई पॉइंट पी विल बी माई परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब मैं प्राइस में हल्का सा भी चेंज कर दूंगी तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई पॉइंट पी इज माई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट तो पूरा ही है, पी पॉइंट से लेके पूरा के पूरा लोअर सेगमेंट ही है, अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो इट विल बी 0। तो अगर मैं किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करूंगी तो द वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। देन परफेक्टली इनइलास्टिक इज जस्ट ऑपोजिट, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या है, क्यू। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट इज 0 अपॉन अपर सेगमेंट इज द एंटायर 1, तो बहुत ही बड़ा है। 0 अपॉन समथिंग इज 0, गिव्स यू 0 वैल्यू। इसका मतलब है आप प्राइस में कितना भी चेंज कर दो, क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बाकी हम कल डिग्री में और अच्छे से समझेंगे, आज बस हमको ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। तो दीज वर द मेथड्स जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं।
ओके, बट अब एक इंटरेस्टिंग हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि देर इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हो उससे भी आप बता सकते हो, और उसका और प्राइस का रिलेशन है, उससे आप बता सकते हो कि इलास्टिसिटी डिमांड की ज्यादा है या कम है, वो हाईली इलास्टिक डिमांड है या लेस इलास्टिक डिमांड है। तो व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। तो आप कैसे खर्च करते हो कि किसी भी कमोडिटी पे आप कैसे पैसे बताते हो कि प्राइस क्या है उसकी और आपने उसकी कितनी यूनिट्स खरीदी हैं, कितनी आपने उसकी क्वांटिटी डिमांड की है। सपोज आपने एक चॉकलेट खरीदी है, तो एक चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपए, इंटू यू बॉट 1 चॉकलेट, तो इट विल बी 10 रुपीज दैट यू स्पेंड। अगर आपने 2 चॉकलेट खरीदी है तो 10 रुपीज इंटू 2 यूनिट्स यू बॉट, तो इट विल बी 20 रुपीज इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप टोटल एक्सपेंडिचर सबको समझ आ गया। सो वी नो दैट प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड फॉर द गुड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक जब बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस, दैट इज, इसको तो ये तो डेफिनेशन होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, डिटरमाइंस चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑल्सो, कि कितनी इलास्टिक डिमांड है ये हमारे एक्सपेंडिचर को भी डिटरमाइन करती है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो जब जब प्राइस फॉल हो रही है और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज शोइंग कि देखो, और जब प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सपोज ये एक केस है। तो इसके अंदर क्या होगा? इट इज शोइंग दैट द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, क्योंकि ईडी इज मोर देन वन मीन्स डिमांड इज हाईली इलास्टिक। ओके, मोर देन वन इज हाईली इलास्टिक। तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए और उससे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, आपको बस प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, ठीक है, ये दोनों हमें मिल गया है, और आप इसे टोटल एक्सपेंडिचर तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पे पुरानी ये ओरिजिनल प्राइस है हमारी, दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज न्यू प्राइस। ठीक है, 5 से अब 4 हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 100 से 140 हो गई, क्योंकि प्राइस जब फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज होना ही है। ये तो ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बस ये है, नाउ यू हैव टू जस्ट टेल कि वेदर इट इज मोर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो हम कैसे बता सकते हैं? हम एक्सपेंडिचर से सीधा सीधा भी बता सकते हैं कि अब इससे आप टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल लो। 5 इंटू 100 इज 500, 4 इंटू 140 इज 560। तो इससे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब आप देखो प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा? प्राइस इज मूविंग इन, लाइक प्राइस इज फॉलिंग, तो प्राइस तो नीचे जा रहा है, और इसके अंदर वैल्यूज में क्या आ रहा है चेंज? ये तो बढ़ गई, 500 से 560 हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखो आप, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इनके अंदर दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज शोइंग दैट ईडी इज मोर देन 1। ठीक है, तो जब हाईली इलास्टिक डिमांड होती है उस केस के अंदर ही ऐसा होता है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर विल फॉल, तो इससे आप इजीली बता सकते हो। देन इन इलास्टिक के केस के अंदर क्या होता है? दैट ईडी इज लेस देन 1। तो जब ये प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे प्राइस भी फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी साथ साथ फॉल करेगा, तो और प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी साथ साथ बढ़ेगा। देन इट इज शोइंग दैट इट इज एन इन इलास्टिक और लेसर इलास्टिक डिमांड, वेयर बोथ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। जैसे इसके अंदर है, अगर आपको क्वेश्चन इतना है और आपको ये पूछ ले इट इज हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक, तो आप कैसे बताओगे? तो दिस इज माय प्राइस, ओरिजिनल वैल्यूज है, ये न्यू वैल्यूज है। तो प्राइस क्या हुआ? फॉल हुआ है, 5 से 4 हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ना ही था, बट देखो यहाँ पे कम, कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है। तो इसके अंदर 5 इंटू 100 विल बी 5 इंटू 100 इज 500 एंड 4 इंटू 120 इज 480। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल किया, ये 5 से 4 हुआ, ये 500 से 480 रुपए हो गया। तो इट इज शोइंग व्हाट? दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इट इज लेस इलास्टिक। हम कंपेयर भी कर सकते हैं, देखो पिछले क्वेश्चन में भी प्राइस 5 से 4 फॉल हुआ था, बट यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई थी, 140 रुपए का चेंज आया था, यहाँ पे 1 से 40 रुपए का ज्यादा चेंज आया था। यहाँ पर भी 1 से ही गिरी है प्राइस, बट यहाँ पे सिर्फ 25 रुपए का चेंज आया है, तो कंपैरेटिवली कम है ना, यहाँ पे डिमांड कम बढ़ी है सेम प्राइस फॉल होने पे। सो दिस इज अ लेसर इलास्टिक, सॉरी दिस इज 20 रुपए का ही चेंज आया, सो दिस इज अ लेसर इलास्टिक डिमांड। आई होप इट इज क्लियर। देन तीसरा और आखिरी केस, जब ईडी 1 है और यूनिटरी इलास्टिक है, तो जब प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड माय
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, दैट ईडी इज इक्वल टू 1। भले ही प्राइस इंक्रीज हो जाए या फॉल हो जाए, पर टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू सेम ही रहेंगी। ये सेम एग्जांपल, प्राइस फॉल हुई है 5 से 4 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड को तो बढ़ना ही था 100 से 125 रुपए। बट अब देखो 5 इंटू में अगर 100 करती हूँ तो 500 रुपए पहले खर्च कर रही थी, अब 4 रुपए का हो गई मेरी जो भी मैं कमोडिटी परचेज कर रही हूँ, और मैंने उसकी 125 यूनिट खरीदी है, पर फिर भी मैं 500 रुपए ही खर्च कर रही हूँ क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो it will be 500 only. So there is no change in total expenditure, but price is falling. So it is showing what, that my ED is equal to 1. I hope it is clear to everyone. यही था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज वेरी इजी, राइट? और इसी मेथड को हम कहते हैं टोटल आउटले मेथड। आउटले एक्सपेंडिचर को भी कहा जाता है, ठीक है? एक्सपेंडिचर और बजट को कहा जाता है आउटले इकोनॉमिक्स में, इसलिए बस अदर नेम है तो टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड। क्यों? क्योंकि आप इनकम को खर्च कर रहे हो, इसलिए टोटल रेवेन्यू मेथड। आई होप इट इज क्लियर। बट इसकी बस एक ही लिमिटेशन है, दैट इट कैन नॉट गिव एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही है। जैसे परसेंटेज मेथड में मुझे पता चल रहा था कि इट इज 1.25 की इलास्टिसिटी है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि वेदर इट इज मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इट इज गिविंग मी ओनली रफ मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी, नॉट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और वैल्यूज ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है? आई होप ये सबको समझ में आ गया। दिस इज इट अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये यहाँ पर हम न्यूमेरिकल से ज्यादा आपको रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्शन समझ में आएगा। यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। तो और इस क्लास के बाद में, दिस नेक्स्ट वीडियो के बाद में, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड एज अ कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक button, subscribe to the channel and share it with your friends. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.